हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप लोग को हम क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक मैथ ये फर्स्ट चैप्टर का आप लोग का ये बेसिक नॉलेज देंगे और ये जो सीरीज चलाएंगे प्लेलिस्ट जो बनाएंगे इसमें आप लोग को पूरा एनसीईआरटी बुक कंप्लीट इसी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और इसमें 3 पार्ट का वीडियो रहेगा। पहला में आप लोग को बेसिक जो भी रहेगा उस चैप्टर से वो बता देंगे, उसके बाद उदाहरण, फिर एक्सरसाइज, उदाहरण एक्सरसाइज एकदम कंप्लीट। आप जिस तरह बुक पढ़ते हैं उस तरह आपको बुक मिल जाएगा इस चैनल पर और इस प्ले लिस्ट में। तो आप लोग को कहीं दूसरा जगह ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। बाकी कुछ भी और भी प्रॉब्लम हो या और कुछ सीखना हो तो कमेंट कीजिएगा। और उसके बाद क्वेश्चन बैंक भी पढ़ाएंगे। बस इतना कर लीजिएगा, मैथ में 100 में 100 आ जाएगा। 2 काम करिए मैथ में, अगर आप लोग 100 में लाना चाहते हैं या 98 99 लाना चाहते हैं तो सबसे पहले एनसीईआरटी बुक पूरा पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए और उसके बाद एक क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए। इसके अलावा और कुछ नहीं आप पढ़िए। आपका 100 में 100 नहीं आया तो 95 तो फिक्स है, समझ गए। तो ये 2 काम करिए मैथ में। और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए या डायरेक्ट मैसेज कीजिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप दे देंगे नीचे में, उसमें डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। उसमें कोई लॉक वुक नहीं है, आपको जो समस्या हो वहाँ पे पूछ सकते हो। ओके, तो चलिए आज का ये बेसिक वास्तविक संख्या का बताते हैं। इसको अच्छे तरीका से नोट करिएगा ताकि ये सब फिर ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। जब ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे ना तो इसी से पूरा आएगा। चलिए, पहला है आपका प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं ना, गिनते हैं ना 1 2 3 4 5। तो ये प्राकृत संख्या हुआ और ये कहाँ तक जाएगा? अनलिमिटेड, अनंत तक जाएगा। तो ये प्राकृत संख्या हुआ। अब इसको सवाल कैसे पूछेगा? तो सवाल इसमें कहेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, समझ गए। चलिए आगे देखिए, पूर्ण संख्या, होल नंबर। प्राकृत संख्या के पहले शून्य लगाने से हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। इसे W से सूचित किया जाता है। W मीन्स होल नंबर। जैसे प्राकृत संख्या था 1 2 3 4 डॉट डॉट। इससे पहले, अभी ये प्राकृत में है, अब इससे पहले लगा दिए 0। तो अब ये क्या बन गया? अब ये सब टोटल पूर्ण संख्या हो गया। तो ये टोटल पूर्ण संख्या हुआ। तो अब सवाल क्या रह सकता है इसमें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या आ जाएगा? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? अनंत। अब इस दोनों जब कंबाइन कर देंगे पूर्ण और प्राकृत को, तब क्वेश्चन क्या क्या बनेगा वो थोड़ा एक नजर समझिए। जैसे 0 1 2 3 4, इसमें क्या पूर्ण प्राकृत दोनों मिला हुआ है। तो अब सवाल बनेगा यहां से क्या कि कहेगा क्या सभी प्राकृत, देखिए यहां से ये प्राकृत हुआ और 0 जब मिला है तो अब टोटल ये पूर्ण हो गया। बात को समझिएगा ध्यान से। पहले ये प्राकृत था, 0 मिला दिया तो ये टोटल अब पूर्ण बन गया। तो सवाल पूछ सकता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो जितना भी प्राकृत है और पूर्ण में भी आ रहा है क्योंकि टोटल पूर्ण है, ये टोटल ये पूर्ण है। तो क्वेश्चन क्या कहेंगे? यस। फिर आगे पूछ सकता है क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। तब बोलेंगे नो। क्यों? क्योंकि देखिए पूर्ण में 0 आता है और प्राकृत में 0 नहीं आता है। तो इसको याद रखना है, एग्जाम में ये सवाल रहता है इसमें। पूर्ण प्राकृत से यही रहता है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत है? तो कहेंगे नहीं। लेकिन क्या सभी प्राकृत पूर्ण है? तो कहेंगे यस। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़िए। पूर्णांक, इंटेजर का पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्या का ऋणात्मक अंक मिला देने से पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे इसे जेड से सूचित किया जाता है। जैसे देखिए पूर्ण संख्या, तो पूर्ण क्या होता है? 0 1 2 3 अनंत तक। अब इसमें से हमको मिला देंगे प्राकृत का ऋणात्मक, तो -1 -2 -3। तो अब ये जो हो गया ना, अब ये बन गया पूर्णांक। तो पूर्णांक बन गया। तो देखिए ये इधर जो है प्राकृत ये पॉजिटिव में आएगा, इसको पॉजिटिव नंबर बोलेंगे। और ये निगेटिव वाला जो आएगा -1 2 3, इसको नेगेटिव बोलेंगे। 0 के बारे में क्या कहा जाता है? ये ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, यानी कि ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, 0। तो अब सवाल इसमें से क्या बनेगा? तो सवाल जो बनेगा वो असल नोट करना चाहिए। सवाल बनेगा कि सबसे बड़ी पूर्णांक बताइए। तो सबसे बड़ी पूर्णांक क्या है? अनंत हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्णांक बताइए, तो ये भी अनंत हो जाएगा। अब इसमें से 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो समझिए। कहेगा सबसे छोटी लेकिन धनात्मक पूर्णांक, समझ गए। सबसे छोटी और अगर धनात्मक पूछेगा तो सबसे छोटी धनात्मक को क्या आएगा? 1 आएगा। सबसे छोटी धनात्मक को क्या आएगा?
1 आएगा, और सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक तो वो -1 आएगा। ये सबसे बड़ी ऋणात्मक में है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ओके, अब इसमें से और क्वेश्चन क्या क्या आएगा वो समझिए। अब देखिए पूर्णांक में क्या क्या क्वेश्चन आएगा वो समझिए। क्या आएगा, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है? तो क्या कहेंगे, हाँ ना। देखिए अभी समझिए, यहाँ पर आप लोग को हम डिटेल समझा रहे हैं। यहाँ से देखिए लिख देते पहले, ये हुआ आपका 0 1 2 3 4, इसको अच्छा से फेयर कर लीजिएगा, -1 -2 -3, ठीक है। अब यहाँ सवाल देखिए, पूछेगा कि क्या सभी प्राकृत संख्या, ये टोटल जो है, ये टोटल ये आपका पूर्णांक है। ओके, चलिए टोटल पूर्णांक है, और यहाँ से ये प्राकृत है आपका, ये प्राकृत है, और जब 0 मिलाएंगे तो ये पूर्ण बन जाएगा। यहाँ से इसको ऐसे लिख देते हैं, ये आपका पूर्ण है, और जब ये प्राकृत का ऋणात्मक मिलाएंगे तब पूरा पूर्णांक हो जाएगा। अब 3 गुम सवाल देखिए क्या क्या पूछेगा, किस तरह पूछेगा। पूछेगा क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है? तब क्या कहेंगे, हाँ। तब प्राकृत जो है पूर्णांक पूछेगा अगर, तो क्या कहेंगे, यस, हाँ, क्योंकि जितना भी प्राकृत है पूर्णांक में आ रहा है। फिर पूछेगा क्या सभी पूर्ण, 0 मिला देंगे पूर्ण हो जाएगा। क्या सभी पूर्ण पूर्णांक है? इसमें भी बोलेंगे हाँ। अगर पूछेगा सभी पूर्ण पूर्णांक है तो इसमें भी आएगा यस, हाँ। फिर आगे क्या रह सकता है कि क्या सभी पूर्णांक, क्या सभी पूर्णांक प्राकृत है? तब कहेंगे नो, नहीं। क्यों वो समझिए, क्योंकि पूर्णांक में माइनस भी आ रहा है, 1 -2 -3, और प्राकृत में 1 2 3 आता है, इसलिए ये पूर्णांक जो है सब पूर्णांक प्राकृत नहीं होगा। हाँ, यहाँ से हो जाएगा, 1 2 3 पूर्णांक है, ये प्राकृत होगा, लेकिन सब का बात हो रहा है। जैसे 0 है, मान लीजिए 0 तो प्राकृत नहीं है, लेकिन पूर्णांक में आता है, तो इसलिए सभी पूर्णांक जो है प्राकृत नहीं होगा। सेम उसी प्रकार सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होगा, ये भी बोलेंगे नो। जितना भी पूर्णांक है वो पूर्ण नहीं होगा। इस चीज को नोट आप लोग कर लीजिएगा अच्छा से कॉपी में। इतना डिटेल से आप लोग को देखिए 10th में सब नहीं मिलेगा, और हम आप लोग को एकदम डिटेल से बताएंगे, ताकि अब फिर दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़े। ओके, चलिए आगे बढ़िए। भाज्य या यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर, जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए तो उन्हें भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि कोई ऐसा संख्या लीजिए जो एक और स्वयं तो कटता ही है, कोई भी संख्या लीजिए उसमें 1 से विभाजित होता ही और खुद से विभाजित होता ही है, उसके अलावा और किसी से लग जाएगा तो वो भाज्य हो जाएगा। और एग्जाम में पूछता है, 4 ऑप्शन दे देता है, इसमें कौन सा भाज्य है कौन सा अभाज्य है बताइए। ठीक है, आप लोग को फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो ये सब ही काम आएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए ये सब आपको याद रखना ही पड़ेगा हर हाल में, तो इसलिए नोट इसको कर लीजिएगा अच्छा से। तो भाज्य कहते हैं, जैसे मान लीजिए 4 लिखे, तो 4 में देखिए इसमें तो एक और एक 4, 1 से भी पूरा लगेगा, पूरा पूरी कट जाएगा, और 4 कम 4 से भी कट जाए। इसके अलावा इसका और आ गया एक 2, समझ गए, तो एक्स्ट्रा आ गया 2, तो इसलिए ये भाज्य हो गया। जैसे मान लीजिए 6 में देखिए 1 से तो लगता ही है और 6 से, ये तो रूले है कि कोई संख्या उसमें 1 और स्वयं से लगेगा ही। उसके अलावा देखिए इसमें किस भाग लग रहा है, 2 से भी लग रहा है और 3 से भी लग रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक और स्वयं के अलावा और किसी से भी कट गया तो ये भाज्य हो गया। तो ये सब भाज्य हो गया। इसी तरह ऑप्शन में क्वेश्चन में रहेगा ऐसे 11 13 29 और मान लीजिए 35, कहेगा इसमें से कौन सा भाज्य है बताएं, बस इतना ही सा रहता है क्वेश्चन, तो 35 ऑप्शन लगा देना है। आगे मिलेगा आप लोग को ऑब्जेक्टिव जब पढ़ाएंगे तो ये सब काम आएगा, इसलिए बोल रहे हैं आप लोग को बार बार इसको नोट कर लीजिए, एक फेयर कॉपी में बना लीजिए। चलिए आगे देखिए, अभाज्य या रूट संख्या, प्राइम नंबर, जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य से भाग नहीं लगे, ये हो जाता है अभाज्य संख्या। तो इसमें क्या होगा, जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटे, जैसे मान लीजिए 3 है 2 है, तो 2 में देखिए क्या है कि 1 से लगेगा और 2 से लगेगा, उसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा, तो ये अभाज्य हो गया। जैसे मान लीजिए 3 है, 3 में क्या है कि 1 से लगेगा ही और 3 से खुद से लगेगा, उसके अलावा और किसी से नहीं कट रहा, तो ये हो गया अभाज्य संख्या। तो अब इसमें प्रश्न में क्या रहता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से कहेगा अभाज्य संख्या को चुने, तो इस तरह चुन लेंगे। अब सवाल और क्या रहता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं, ये सब प्रश्न में रहता है।
और नहीं तो घुमा के भी देता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का अंतर गुणनफल इस तरह कहता है। तो पहले पता रहना चाहिए ना। तो सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या क्या बोलेंगे 2, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत हो जाएगा। एक चीज और समझिए अभाज्य संख्या के बारे में कि 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और वो सम संख्या है। तो 2 जो है एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी कोई भी सम संख्या लेंगे सब भाज्य होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अच्छा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, तो वो 4 होगा ना, और सबसे बड़ी भाज्य वो अनंत होगा। उसी प्रकार सबसे छोटी अभाज्य 2 होगा और सबसे बड़ी अभाज्य अनंत होगा। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। और प्रश्न में इस दोनों से रिलेटेड में क्या आता है कि सबसे छोटी भाज्य, इस जब दोनों को कंबाइन करेगा ना तो प्रश्न में ये आता है कि सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य का गुणनफल। तो कभी कभी कहता है गुणनफल तो गुना कर देंगे, कभी कहता है योगफल तो योग कर देंगे, कभी कहेगा अंतर तो अंतर में है ना 4 में से 2 घटा देंगे 2 होगा, भागफल कहेगा तो 4 में से 2 से भाग दे देंगे तो 2 हो जाएगा। यही चारों में से कोई भी रहता है और 1-2 बार जो है गुणनफल पूछ चुका है। तो नेक्स्ट टारगेट रखिए योगफल या अंतर को, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य पता रहेगा तब तो निकलेगा ना। तो सबसे छोटी अभाज्य भाज्य अच्छा से नोट कर लीजिए। नोट इस तरह का आप लोग को नोट नहीं मिलेगा कहीं, इसलिए अच्छा से नोट कर लीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़िए। सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका महत्तम समावर्तक यानी HCF 1 हो वह सह अभाज्य संख्या कहलाता है। ये यूक्लिड विभाजन जब बनाइएगा मौसो निकालने में तो यही काम आता है। तो सह अभाज्य संख्या कहते हैं जिसका मौसो 1 हो। जैसे मान लीजिए 5 और 7, जब इसका HCF निकालेंगे तो HCF 1 निकलेगा। 10 और 13 जब इसका HCF निकालेंगे तो 1 निकलेगा। तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या कहें जब जिसका भी मौसो 1 हो जाए। बात समझ गए। तो जैसे उदाहरण दिया हुआ है जैसे 7 9 5 7 4 5 और 6, जैसे 4 5 और 6, देखिए 4 6 का मौसम निकालेंगे 2 आएगा, लेकिन फिर 2 और चूंकि तीनों का जब मौसम निकालेंगे तो फिर 2 और 5 का मौसम निकालना पड़ेगा, और 2 और 5 का मौसम जब निकालेंगे तब 1 हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल तीनों का मौसम 1 हो गया, इसलिए ये भी क्या हो गया सह अभाज्य संख्या हो गया। जुड़वा या द्वि अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म जिनका अंतर 2 हो जुड़वा अभाज्य संख्या करता है। यानी अभाज्य संख्या दोनों अभाज्य संख्या लेंगे और फिर उसका अंतर करेंगे ना तो वो 2 होना चाहिए। जैसे देखिए 3 और 5 ये दोनों अभाज्य संख्या हैं, लेकिन जब इसका अंतर करेंगे ना तो 2 हो जाता है। तो ये हो गया आपका जुड़वा अभाज्य संख्या। और ऐसा कौन पकड़ लीजिए 5 7 ना, इसमें दोनों में देखिए दोनों अभाज्य संख्या और दोनों के बीच में कितना का अंतर है 2 का अंतर, जिससे 11 13 है। अब अगला बताइए कोई एक हम बता देते हैं, बाकी आप लोग ढूंढ लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। ओके, एक बता देते हैं जैसे 17 और 19 ये दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों के बीच में 2 का अंतर है। इस तरह और भी है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़िए। सम संख्या इवन नंबर वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो सम संख्या कहलाता है। जैसे 2 4 6 8, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होगा और सबसे बड़ी सम संख्या अनंत होगा। ठीक है, इसमें तो एकदम इजी था। आगे बढ़े। विषम संख्या ऑड नंबर वह संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे। तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगा और सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत होगा। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग संख्या का 2 गुना हो संपूर्ण संख्या कहलाता है। यानी कि जो संख्या संपूर्ण संख्या के बारे में बोला है, जैसे 6 है, 6 संपूर्ण संख्या है, तो इसका जब गुणनखंड करेंगे तो 1 आएगा 2 3 और 6। जब सब गुणनखंड को अगर जोड़ेंगे ना, क्या कहा है कि संपूर्ण संख्या उसको बोलते हैं कि जिसका गुणनखंड को जोड़ने पर संख्या का डबल हो जाए। तो ये सब गुणनखंड जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो जब 12 आया तो ये देखिए संख्या का डबल हो गया। जैसे 28, 28 में क्या लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 7 से लगेगा, 14 से लगेगा और 28 के लगेगा। तो ये सबको जोड़ेंगे तो ये 56 आएगा। तो देखिए 56 क्या हुआ, 28 का डबल हुआ। तो ये 28 जो है संपूर्ण संख्या हो गया। बात समझ गए। चलिए वास्तविक संख्याओं के गुण कुछ पढ़ लीजिए। जैसे योज प्रतिलोम या संयोजी विलोम। योज प्रतिलोम कहते हैं जब 2 संख्याओं का योगफल 0 हो तो वो योज प्रतिलोम होगा। जैसे 5 है, इसको इसमें अगर
-5 कर देंगे, यानी -5 जोड़ेंगे तो ये शून्य आ जाएगा। तो कहने का मतलब 5 का योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5। उसी प्रकार 2 का योज प्रतिलोम -2। और अगर पूछेगा -10 का योज प्रतिलोम, तब क्या कहेंगे, +10। तो देखिए दोनों जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर भिन्न में रहेगा 1/2 का योज प्रतिलोम पूछेगा, तब कहेंगे -1/2। सीधा दोनों को जोड़ने पर हमको 0 पुर जाएगा। तो ये हो गया योज प्रतिलोम। अच्छा, 0 का योज प्रतिलोम 0 ही होगा, क्योंकि 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा। बाकी ऐसे प्लस रहेगा तो ऐसे सिंपल समझिए, प्लस का रहेगा तो माइनस में आंसर आएगा, माइनस रहेगा तो प्लस में आंसर आएगा योज प्रतिलोम में। सिंपल सा एक लाइन में यही समझना है। आइए, गुणात्मक प्रतिलोम या गुणात्मक विलोम, इसमें क्या, जब दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो वो गुणात्मक विलोम होता है। जैसे 5 रहेगा तो 5 को कितना से गुना करेंगे जो 1 आ जाए, तो 5 को 1/5 से गुना करेंगे तभी ना 1 आएगा। तो इसका मतलब हुआ 5 का गुणात्मक विलोम क्या हो जाएगा, 1/5। 2/3 का गुणात्मक विलोम तो 3/2, पलट देंगे, समझ गए। अब 0 का गुणात्मक विलोम नहीं होता है, क्यों नहीं होता है कि 0 और बटा में 1 होता है, इसको जब पलटी लगाएंगे तो बटा में फिर 0 आ गया। तो 0 कभी बटा में नहीं रहता है, याद रखिएगा इतना चीज। इसलिए 0 का गुणात्मक विलोम नहीं निकाल पाइएगा। ओके, बाकी सबका पलट दीजिएगा। जैसे -3/2, अब समझिए माइनस में अगर लगा रहेगा तब क्या होगा, तो माइनस है उससे क्या दिक्कत है, तो माइनस ही आएगा, -2/3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों गुना करेंगे तो फिर तब 1 आएगा। हमको 1 आना चाहिए गुना करने के बाद। ओके, परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q कोई पूर्णांक है और Q बराबर नहीं 0। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या में क्या, जिसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, ये सब क्या, -2, 5/6, 0, ये सब परिमेय संख्या, इसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे इसको 1 है तो 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं। ये सब परिमेय संख्या हुआ। ओके, चलिए आगे बढ़िए। अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, इसका जब वर्गमूल बाहर निकालेंगे तो ये पूरी बाहर नहीं आएगा। जैसे √3, जैसे 1 इसका 7, 3, 2, 0, 5 इस तरह आता है, इसका आता है 1.41 इस तरह आता रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है वो समझिए, जब इसको वर्गमूल निकालेंगे ना तो कभी भी रिपीट भी नहीं करेगा, हर बार नया ही आता रहेगा, तो नया आते रहेगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हुआ। समझ गए। अच्छा, पाई जो है, पाई भी अपरिमेय संख्या है, तो पाई को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा पाई कैसी संख्या है, तो पाई रहेगा अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का वैल्यू भी होता है एक जगह 22/7। तो ये जब पूछेगा तब लिखेंगे परिमेय। देखिए पाई का मान जब पूछ देगा, पाई का मान कैसी संख्या है, तब वहां पे बोलेंगे परिमेय। लेकिन पाई एक बार में सिर्फ कहेगा पाई क्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जो इस चैप्टर है आपका, असल में यही चैप्टर है। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जब सब परिमेय अपरिमेय मिल जाएगा तब वास्तविक बनेगा। जैसे परिमेय मान लीजिए 2/3 लिख दिए, 5 लिख दिए, -5 लिख दिए, 0 लिख दिए, अच्छा √2 लिख दिए, √5 लिख दीजिए, ये सब क्या हो गया, अब परिमेय और अपरिमेय मिल गया, तो अब ये बन गया वास्तविक संख्या। तो प्रश्न इसमें क्या पूछेगा, सबसे छोटी वास्तविक बताइए, वो नहीं पूछेगा। इसमें सवाल क्या रहेगा कि क्या सभी वास्तविक संख्या, जितना भी वास्तविक संख्या है परिमेय संख्या है, तो कहेंगे नहीं, क्योंकि वास्तविक में अपरिमेय भी आता है, तो सब वास्तविक परिमेय नहीं होगा। या पूछेगा क्या सभी वास्तविक अपरिमेय संख्या है, तो वो भी नहीं होगा। लेकिन इसी को रिवर्स कर दिए, उल्टा, क्या सभी परिमेय वास्तविक है, तो कहेंगे हाँ। क्या सभी अपरिमेय वास्तविक है, तो कहेंगे हाँ, क्योंकि सब परिमेय जो है वास्तविक में आ रहा है, वो अपरिमेय भी आ रहा है उसमें, लेकिन सब परिमेय तो आ जाएगा ना। तो उसी प्रकार इसको याद रख लीजिए अच्छा से। ओके, यूक्लिड विभाजन परिमेय, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसा अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान हो जहां a बराबर bq प्लस r, 0 बड़ा या बराबर r और b से छोटा होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ, ये यूक्लिड विभाजन परिमेय का एक जो है ना सिद्ध क्या हुआ कथन है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये जो आप हिंदी में पढ़े हैं वही ये असल है परिमेय का है। ये सिद्ध क्या हुआ कथन है। जैसे कोई संख्या हम मान लेते हैं, ये जैसे a है, b से भाग दे रहे हैं तो भागफल q आएगा और शेषफल r आएगा।
तो ए बराबर जो होता है ना, ए बराबर, ध्यान समझिएगा, यही ए बराबर, यही हुआ परिमेय का ए बराबर भाजक गुना भागफल, तो बी क्यू आप जोड़ शेषफल आर। अब आर के बारे में ध्यान दीजिएगा, आर क्या हो सकता है, तो आर जब पूरा पूरी कटेगा तो आर जीरो हो सकता है ना, आर जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा भी हो सकता है, आर जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन कभी भी आर बी से बड़ा नहीं होगा, इसमें बी ही बड़ा होगा। कोई से संख्या से भाग दीजिए, आप लोग को क्लियर समझा देते हैं। जैसे 7 से भाग दे रहे हैं, मान लीजिए 16 में, तो अगर 14 से लगाते तो दोबारा में पूरा पूरी कट जाता, शेषफल जीरो आता। अब इसमें से लगाया तो 7 दूनी 14, तो ये शेषफल 2 बचा। तो अगर 14 रहता तो जीरो बचता शेषफल, दूसरा कोई अंक आया तो 2 बचा। तो कहने का मतलब हुआ कि जीरो बचेगा या तो जीरो से बड़ा बचेगा, लेकिन 7 से छोटा ही रहेगा, याद रखिएगा। 7 से बड़ा अगर अंतर हो गया ना, समझिएगा भाग ही गलती है। अगर आपको किसी का चेक करना है तो जब भाग चेक करिएगा, तो अगर किसी का अंतर नीचे आ जाए बड़ा, जितना से भाग दे रहा है उतना उससे बड़ा आ जाए, तो वहीं पर कह दीजिए आपका गलत है। तो समझ गए, ये हुआ आपका परिमेय के बारे में कुछ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब देखिए एल्गोरिथम क्या हुआ, एल्गोरिथम हुआ, एल्गोरिथम का प्रयोग जो है ना, इसका एचसीएफ जो निकालेंगे ना, एचसीएफ निकालने के लिए एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। तो ये असल है परिमेय का ही यूज कर करके निकलता है एल्गोरिथम, इसके द्वारा हम एचसीएफ निकालेंगे। तो जब ये प्रश्न आएगा, अगर उदाहरण आप जो लोग को पढ़ाएंगे इसके बाद अगला पार्ट में, तो उसमें यही एल्गोरिथम का प्रयोग होगा। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक को एचसीएफ निकालने की एक तकनीक है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखते हैं, जैसे उदाहरण में दिया हुआ है, समझ लीजिएगा वहां से ही। जैसे 40 है और इसमें 14 से जब भाग देंगे तो क्या बनेगा, 14 दूनी 28, 12 बच गया। तो ये क्या हुआ, पहला बार में आया 40 बराबर ना 14 गुना 2 प्लस 12। तो देखिए यहाँ आर जो है ना जीरो के बराबर नहीं हुआ है, तो जब तक आर जीरो के बराबर नहीं होगा तो इसी तरह फिर भाग लगाते चलेंगे। अब लगाएंगे, ये यहाँ पर लिख देंगे इसको 12 और ये 14, तो 12 कम 12 2 आएगा। उस तरह यहाँ फिर लिखेंगे 14, आप लोग को समझाएंगे जब मौसम निकालेंगे तब और अच्छा से। तो ये जाएगा 12 गुना 1 प्लस 2, अभी भी शेषफल जीरो नहीं हुआ, लेकिन अब जब 2 से लगाएंगे ना तो 6 बार में कट जाएगा। तो अब शेषफल जीरो हो गया, 2 12 बराबर 2 गुना 6 प्लस 0। अब आर जीरो हो गया तो यहीं पे ये रुक जाएगा। तो जब ये जीरो हो जाएगा तब इस प्रक्रिया को हम समाप्त कर देंगे, रोक देंगे, तो यही हो जाएगा 902 इसका हो जाएगा। तो जब इसका हम बनाएंगे प्रश्न तो उसमें फिर अभी फिलहाल ये उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके, आइए विभाजता का नियम, ये जरूरी है आपका। तो विभाजता का नियम हर हाल में याद रखिएगा। इससे क्या होगा, आपका जब कोई संख्या को काटना रहेगा तो तुरंत में हो जाएगा, जब तक में बच्चे लोग भाग देंगे तब तक में आप काट के समाप्त रखिएगा। जैसे 2 का नियम क्या कहता है, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 या 8 हो, तो कोई भी संख्या हो उसका अंत में बस इधर कुछ भी अंक है कोई दिक्कत नहीं, इकाई के अंक पर यानी अंत में 0 मिल गया तो समझिएगा 2 से भाग लगेगा ही लगेगा, आधा कर दीजिएगा। अगर 0 की जगह अगर 2 रहता तो भी भाग लगता, 4 रहता तो भी, 6 रहता तो भी, 8 तो कोई भी ये सब इकाई अंक पर रहेगा तो 200 पर डिवाइड होगा। सिंपल सा लैंग्वेज समझ में गए। चलिए आगे देखिए, 3 का नियम क्या कहता है, जिस संख्या के सभी अंकों के योग में 3 से भाग लग जाए तो वो पूरी संख्या में 3 से विभाजित होगा, पूरी संख्या। तो कोई भी संख्या पकड़ लीजिए, जैसे 87 81 है, तो जब इसका अंक का योगफल करेंगे तो कितना आएगा, 8 जोड़ 7 जोड़ 8 फिर जोड़ 1, 8 8 16 8 3 24, 24 आया। योगफल कितना आया, 24। 24 में देखिए 3 से भाग लगाएंगे, 8 3 24 लग गया। तो जब योगफल में 3 से भाग लग गया तो ये पूरी संख्या में भी 3 से भाग लगेगा, ये इसका रूल होता है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 का, जिस संख्या के अंत में 2 अंकों से बनी संख्या 4 से भाग लग जाए या जिसमें अंत में 2 शून्य हो, यानी कोई भी संख्या ले लीजिए जिसका अंत में 4 से भाग लगे या अंत में 2 शून्य हो, वो 4 से भाग लगता है। जैसे अभी 12 है, ये इकाई अंक पर रहेगा, इधर कुछ भी अंक रख देंगे तो 2 अंक से बनी संख्या में 4 से भाग लग रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या में 4 से भाग लगेगा, चाहे चेक करिए ना करिए। तो अगर खाली सिर्फ पूछेगा इसमें से कौन सा 4 से विभाजित है तब तो बनाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब काट के अगर बोलेगा आंसर बताइए तो ये पहले समझ के 4 से भाग लगेगा तो डायरेक्ट भाग लगा देंगे, या कोई संख्या हो अंत में डबल शून्य कर देगा तो भी 4 से भाग लगेगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए। 5, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित होती है। एकदम सिंपल है, कोई भी संख्या है इसका अंत में 5 हो जाए तो ये 5 से भाग लग जाएगा, या जिसका अंत में 0 रख दीजिए तो भी 5 से
भाग लग जाएगा। ठीक है, ये भाषा का नियम हर हाल में याद रखिएगा, बहुत काम आएगा जब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे ना, तो उस समय ये सब शॉर्ट में चलेंगे, तो इसलिए पहले ही पार्ट को अच्छा से याद कर लीजिएगा। ये सब जो भी चैप्टर पढ़िए उसका पहला पार्ट जो है ना, जो बेसिक है उसको हर हाल में याद कर लीजिए, अगर आपको अच्छा अंक लाना है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 से भी हद तक नहीं, देखिए जिस संख्या में 2 और 3 दोनों से भाग लग जाएगा, कोई संख्या आप देखिए, कोई संख्या ले लेते हैं और इसमें देखिए ये पूछेगा 6 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे 2, तो ये अंत में 2 है तो ये 2 से भाग लग जाएगा, इसमें 2 से भाग लग जाएगा। और 3 का भाग हम क्या बताए थे कि सबका अंक जोड़ेंगे, सबका अंक जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है, 9 आ रहा है इसमें, तो 9 में 3 से भाग लग जाता है, और 2 में से ही लग गया और 3 से ही लग गया, दोनों से जब लग गया तब इसमें 6 से ही भाग लग जाएगा। तो यही इसका रूल है। जैसे 8304 है, चलिए इसको भी समझाते हैं। 8304 है, सबसे पहले 4 है इकाई अंक में तो 2 से लग जाएगा, और सभी अंक को जोड़ेंगे तो 15 आ रहा है, 15 में 3 से भाग लग रहा है योगफल में, तो ये 3 से ही भाग लग जाएगा। जब 3 और 2 दोनों से लग गया तो ये 6 से भी भाग लग जाएगा, तो इसमें 6 से भाग लग जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए। 7 से भाग तक नियम, हाँ 7 का थोड़ा सा नियम सीख लीजिए, क्योंकि 7 में वैसे भी डायरेक्ट भाग लगाइएगा, और नहीं तो सीख लीजिएगा तो कुछ काम आ जाएगा। 2 अंकों वाली संख्या तो वैसे भी 2 अंक वाली संख्या में डायरेक्ट भी लगा दीजिएगा, हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक तक में कोई दिक्कत नहीं। आप 3 अंक का सीख लीजिएगा, वैसे 2 अंक का देख लीजिए। जिस संख्या के दहाई अंक के 3 गुना में इकाई अंक जोड़ने पर प्राप्त संख्या 7 से भाग लग जाए, दहाई का 3 गुना करेंगे और इकाई जोड़ेंगे। जैसे सिंपल समझिए, पहले 21 है, 21 में 7 से भाग लगता है, तो दहाई का 3 गुना करेंगे, तो दहाई का 3 गुना करेंगे तो 2 गुना 3 और इकाई अंक जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 3 दूनी 6 7, 7 से भाग लग रहा है, 3 में भाग लग रहा है। उसी प्रकार कोई पकड़ लीजिए, जैसे 35, तो 35 में देखिए दहाई का 3 गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, और इकाई अंक जोड़ेंगे तो ये 14 आ गया, तो 14 में 7 से भाग लगा तो 35 से भाग लगता है। उसी प्रकार 91 है, तो इसका 3 गुना करेंगे तो 9 या 27 हो गया, और इकाई अंक जोड़ेंगे तो ये 28 हो जाएगा। 28 में 7 से भाग लग रहा है, इसका मतलब 91 में भी 7 से भाग लगेगा, तो 2 अंक तक ऐसे ही भी आ जाएगा, 2 अंक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे 3 अंक में थोड़ा सा है, उसको समझिएगा। 3 या 3 से अधिक अंकों वाली संख्या जब रहेगा तब समझिए, किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों को छोड़कर शेष अंकों से बनी संख्या के 2 गुने में अंतिम के 2 अंक संख्या जोड़ने के अगर 7 से भाग लग रहा है तो वह पूरी संख्या 7 से भाग लगेगा। यानी कि अंतिम 2 अंक छोड़ देंगे, उसके बाद जो संख्या आएगा उसका 2 गुना करेंगे। जैसे सिंपल समझिए, जैसे 112 है तो 2 अंक का छोड़ देंगे, समझ गए, 2 अंक का छोड़ दिए, उसके बाद बचा बाकी कितना भी अंक बच सकता है, तो इसका डबल करेंगे, तो इसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 में फिर 12 जोड़ देंगे जो 2 अंक था, तो ये 14 आया, 14 में 7 से भाग लगता है तो 112 में भी 7 से भाग लगेगा। इसी प्रकार कोई बड़ा अंक रख लीजिए, जैसे मान लीजिए 20 और 25 मान लेते हैं, इसमें 7 से लगेगा कि नहीं लगेगा वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या है कि 2 अंक छोड़ दीजिए, और उसके बाद ये जो बाकी जो भी अंक है उसका डबल करेंगे, तो बाकी का डबल करेंगे कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40, और 40 और ये इधर फिर 2 अंक जो छोड़े थे उसको ऐड करना है, 40 और 25 65, तो 65 में नहीं लगता है भाग 7 से, तो ये भी 7 से भाग नहीं होगा। अब चलिए यहाँ पर रख देते हैं, इसको 23 कर देते हैं, समझ गए, थोड़ा सा समझ आने के लिए आपको यहाँ 20 और 23 करते हैं, अब देखिए समझ में आ जाएगा आपको। देखिए 20 का 2 गुना करेंगे 40, और 40 और 20 63, 30 में 7 से भाग लगा, इसमें भाग लगेगा, थोड़ा इसको कंफर्म कर लीजिए ताकि याद हो जाएगा आपको भी 7 का नियम। तो देखिए अब 20 और 23 में भाग देंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ 6 आया, अब ये दो उतारेंगे यहाँ पे, तो 7 8 56, ये हो जाएगा 6, 3 उतारेंगे 7 9 63, देखिए पूरा पूरी भाग लग रहा है ना, तो यही रूल हुआ 7 का, इसमें 7 से भाग लग जाएगा। ओके, तो किसी संख्या के 6 बार पूर्णावृत्ति से बनी संख्या हमेशा 7 से विभाजित होती है, यानी कोई भी संख्या हो जब उसको 6 बार लिखिएगा तो वो निश्चित रूप से 7 से भाग लगेगा। जैसे 5 है, उसको आप 6 बार लिख दीजिए, 3 3 6 बार लिख दिए, तो ये निश्चित रूप से 7 से भाग लगेगा, समझ गए। और एक चीज है, 3 से तो लगेगा ही इसमें, क्योंकि जोड़ने के बाद तो आ ही जाएगा 3 से भाग। ऐसा संख्या में जब 3 का रिपीट करें तो 3 से तो लगेगा ही, 7 7 37 से ही भाग लगता है, याद रखिएगा। अगर कोई भी संख्या हो जब उसको रिपीट करेंगे 3 बार 6 बार 9 बार सेम अंक संख्या को, तो वो 37 से ही भाग लगता है, याद रखिएगा। कभी कभी अगर पूछ दे इसमें कौन सा 37 से विभाज है, तो ये रूल याद रखिएगा, तो उस समय आसानी होगा। ओके, 8 का नियम देखिए, जिन संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो या अंतिम 3 अंक से बनी संख्या में 8 से भाग लग जाए, तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है। जैसे देखिए
75 12 है। तो देखिए 7512 है। इसमें क्या है कि अंतिम 3 अंक को देखेंगे तो अंतिम 3 अंक 512 है, तो ये 8 का क्यू है। इसमें 8 से भाग लग रहा है, तो ये पूरी संख्या में 8 से भाग लगेगा। या अंत में 3 शून्य है, मान लीजिए 9 है, इसमें 3 शून्य बैठा दिए, अब ये 8 से विभाजित होगा। अंत में 3 शून्य है तो भी 8 से भाग लगेगा, या अंतिम 3 अंक की संख्या बनी संख्या में अगर 8 से भाग लग जाएगा तो भी पूरी संख्या। अब इधर कितना भी बड़ा संख्या कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 8 से भाग लगेगा ही, क्योंकि अंतिम 3 अंक में भाग लग रहा है तो पूरी संख्या में 8 से भाग लगेगा। याद रखिएगा, यही रूल होता है विभाज्यता का। 9 से जिन संख्या के सभी अंकों के योग में 9 से भाग लग जाए तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होती है। कोई भी संख्या उसका अंक को जोड़ेंगे, अगर वो 9 से भाग लग जाएगा तो वो पूरी संख्या में 9 से विभाजित हो जाएगा। जैसे एक है 78 57, देखिए जैसे 78 57 है, जब इसका सबका अंक को योगफल करेंगे, अंक का योगफल कीजिए कितना आएगा, 7 और 5 12 8 20 7 27 27 आया। 27 में 9 से भाग लग रहा है तो ये पूरी संख्या में 9 से भाग लगेगा। 10 से देखिए जिस संख्या के अंत में शून्य हो वो 10 से विभाजित होता है, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। अंत में अगर शून्य है तो 10 से पूरा पूरी कट जाता है, बात खत्म, 75 आंसर आ जाएगा। हाँ, 11 के भाज्यता के नियम अच्छे से सीख लीजिए, 11 के भाज्यता के नियम अच्छे से सीख लीजिए। इसमें क्या कहा, जिन संख्या के सम स्थानों तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो तो उसको हम या 11 का गुणज हो। जैसे क्या कहा था वो समझिए, जैसे 1331 है तो इसमें कहा सम स्थान तथा विषम स्थान के अंक का योगफल, सम स्थान और विषम स्थान, जैसे यानी कि सिंपल सा समझिए, एक छोड़ के इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे, जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 4 - 4, घटाने पे क्या आया 0, तो इसमें 11 से भाग लगेगा। कोई बड़ा सा संख्या लिख दीजिए, जैसे 2 1 3 5 इस तरह लिख देते हैं। चलिए यहाँ तक लिख दिए, इतना बड़ा संख्या लिख दिया। अब इसमें कहेंगे 11 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, तब क्या करेंगे, सब अंक को जोड़ेंगे। पहले तो यहाँ से जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, फिर एक एक छोड़ के सब जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 4 6 7 8 9 10, ये हो गया 10। अब उसके बाद फिर छोड़ के जोड़ेंगे इसको इस तरह, तो इसमें आया 2 5 7 और 7 1 8, घटाएंगे तो क्या आया 2 आया। आना क्या चाहिए था 0 या 11 का गुणज, तो इसमें ये 11 से भाग इसमें नहीं लगेगा। ये होता है 11 का भाज्यता का रूल, कि जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे अगर ये जोड़ने के बाद 10 हो जाता तो फिर ये भाग लग जाता। जैसे यहाँ पर 3 कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा तो फिर भाग लग जाएगा 11 से। ओके, जैसे इसे हम बताते हैं एक बार। अब यहाँ पर 3 कर देंगे, सेम यही चीज़ है, मान लीजिए आप लोग तो अच्छे समझ जाइएगा। अब यहाँ पे इसको हम 3 कर देते हैं, अब देखिए 11 से भाग लग जाएगा, चेक कीजिए। इसको जोड़ेंगे, कितना आया था, ये 10 आया था, 2 4 6 2 8 2 10, ये सबको जोड़ते हैं। अब ये 2 5 7 7 3 10, 10 में 10 गया, 0 आ गया ना। तो अब 0 आ गया तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 10 से भाग लगेगा इसमें। ओके, चलिए क्लियर, इतना अच्छा समझा दे, नोट अच्छा से कर लीजिएगा। मैथ बहुत आसान है, बस उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यही बेसिक चीज़ याद रखिएगा। मैथ में बेसिक चीज़ जिसको याद रहता है वो आगे ज़्यादा सक्सेस होता है, तो बेसिक को याद रखिए अच्छा से, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। लाइन देखिए, एक लॉसो और मोसो से रिलेटेड सवाल रहता है एग्जाम में, तो उसे देखिए सवाल कि पूछता है कि लॉसो दिया रहेगा, मोसो दिया रहेगा, एक संख्या दिया रहेगा, दूसरी संख्या पूछेगा। उससे रिलेटेड आप लोग को फार्मूला यहाँ लिख दिए हैं, एक मैन है उसी का सब बना हुआ है, तो मैन फार्मूला को याद रख लीजिए, बाकी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे पहला जो है, पहला ऊपर लाइन में उसको याद रख लीजिएगा कि पहली संख्या, फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लॉसो गुना मोसो। बस इसको याद रख लीजिए, इतना ही से पूरे बनेगा। तो देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या लॉसो गुना मोसो, तो अगर पहली संख्या पूछेगा तो दूसरी संख्या को लॉसो और मोसो के बटाम कर देंगे, अगर दूसरी पूछेगा तो पहली को लॉसो और मोसो के बटाम कर देंगे। लिखा हुआ फॉर्मूला देख लीजिए, अच्छा से नोट कर लीजिएगा। अगर लॉसो पूछेगा तो पहली संख्या दूसरी संख्या बटा में मोसो कर देंगे। ऑब्जेक्टिव सवाल इसमें आएगा, बहुत सवाल इससे पूछा है, वहाँ भी आप लोग को हम डिटेल से बताएंगे। अभी आप लोग फिलहाल इसको नोट अच्छा से कर लीजिएगा, तो फिर बेनिफिट रहेगा आपको, उस समय वहाँ पर ज़्यादा ध्यान पढ़ना नहीं पड़ेगा, नहीं तो वहाँ भी पढ़ना पड़ेगा और यहाँ भी अगर नहीं समझे तो यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा। एक बार अच्छा से इसको नोट कर लीजिएगा और समझ जाइएगा। मैथ बोले ना कुछ नहीं, ईजी है, अगर बढ़िया से पढ़िएगा तो हम आपको हम बढ़िया से पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे जो आप लोग नंबर अच्छा ही आएगा। ओके, और हम इस तरह पढ़ा रहे हैं, देख ही रहे होंगे,
कि जो बच्चे न्यू हैं, जिनको मैथ से डर लगता है, वो भी सीख जाएंगे। उसके लिए थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। ये बेसिक चीज़ याद रखेंगे, समझे। बेसिक जिनका याद कंप्लीट हो जाएगा अच्छा से, बस समझ जाइए उसका मैथ में बेड़ा पार है। ओके, चलिए अब आप परिमेय संख्या के बारे में देखिए। शांत और अशांत का पूछता है ना, उसको देख लीजिए। फिर आगे क्वेश्चन सबका रहेगा, उसमें फिर डिटेल से चर्चा होगा। तो परिमेय संख्या ये P/Q का दशमलव प्रसार शांत कब होता है वो देखना है। जैसे पूछता है, अगर देखिए हर जो है P/Q है, तो अगर हर जो Q जो है, अगर Q में अभाज्य जब गुणनखंड करेंगे तो उसके अगर 2 और 5 आएगा सिर्फ अभाज्य गुणनखंड करने के बाद, तब ये हो जाएगा शांत। और अगर 2 और 5 के अलावा 3 आ जाए, 7 आ जाए, कुछ भी, तो वो हो जाता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। एक होता है अशांत अनावर्ती, तो वो अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ परिमेय का बात कर रहा है। जैसे अभी समझिए 11 बटा हम लिख दिए मान लीजिए 20 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो आएगा ये 2 गुना 2 गुना 5, तो 2 और 5 एक रूप का है। तो जब इसको भाग लगाइएगा ना, तो कन्वर्ट कोई भाग में लगाइएगा इसको, तो ये फिक्स है कि कहीं कहीं जाके फिक्स हो जाएगा। लेकिन इसी में हम अगर कुछ जोड़ देंगे, मान लीजिए अगर दूसरा लिख देते हैं 11/3, अब इसको अगर भाग लगाएंगे ना, तो ये रिपीट होता चल जाएगा, कभी फिक्स नहीं होगा। तो ये इस पर रेकरिंग आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा अशांत आवर्ती ना, ये होगा अशांत आवर्ती, और ये हो जाएगा शांत। तो ये दोनों इसमें है, नोट कर लीजिए, आपको सिखा दिए, बाकी प्रश्न में आएगा ही। तो आप लोग को इस तरह आप लोग को हम पूरा बेसिक चैप्टर वास्तविक संख्या जो है उसका बता दिए। अब नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा, पहले आएगा एग्जाम्पल, जो 4 एग्जाम्पल है उसको पढ़ाएंगे, उदाहरण को। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 पूरा क्लियर कराएंगे। तो वीडियो कैसा लगा पहले आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो ये सीरीज चला देंगे, और आप लोग को 2026 में जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको हम जो है 90+ तो फिक्स ही आएगा, उसके अलावा ऊपर जितना ला सकते हैं। और फिर उसके बाद देखिए जो लास्ट तक रुके हैं उसके लिए हम बता देते हैं। देखिए जो पहले भाग गए, अब जो लास्ट में यहाँ तक रुके हैं वो थोड़ा समझ लीजिए। जब इतना कष्ट किए तो एक चीज़ और सुन लीजिए। आप लोग को हम एक टेलीग्राम ग्रुप है, समझिए टेलीग्राम है, उसमें आप पहले ज्वाइन कर लीजिए। उसमें क्या होगा, आप लोग जो भी कमेंट कीजिएगा ना, वो कमेंट कर, कुछ पूछना है तो वहाँ भी पूछ सकते हैं। एक तक इसमें कमेंट कर ही दीजिएगा, साथ साथ टेलीग्राम पे कुछ पूछना हो तो वहाँ भी पूछ सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज़, वहाँ पे आप लोग को जब अगर लाइव आएंगे तो वहाँ नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या हम जूम ऐप पर अगर 1 to 1 कनेक्ट करना चाहेंगे, मतलब किसी बात करना चाहते हैं, या आप भी बात करना चाहते हैं सर से थोड़ा सा कुछ पूछें डायरेक्ट फेस टू फेस, तो फिर टेलीग्राम पर ही ना जूम ऐप का लिंक भेजेंगे। इसलिए इसको आप हर हाल में नोट कीजिए। जब यहाँ तक वीडियो देखे हैं, कुछ लोड कीजिए ना कीजिए, पहले यहाँ इसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी कोर्स जो है उसको मत लोड कीजिए, पहले इसको ज्वाइन कर लीजिए। और उसके बाद टेस्ट का व्यवस्था करेंगे, तो टेस्ट का व्यवस्था एप्लीकेशन पे ही कर पाएंगे ना, तो टेस्ट का वही सब बताएंगे टेलीग्राम पे। या आप ही पूछिएगा सर टेस्ट देना है, या इसी का PDF चाहिए, और भी सब्जेक्ट का PDF चाहिए, तो वो सब आप लोग को इसी पर आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।